नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही एक मुश्किल लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग, जिसको कहा जाता है मैथ्स। जिसको मैथ्स कहा जाता है और हिंदी में कहें तो उसी को गणित कहा जाता है। मैथ्स के बारे में दो बातें मैंने बताई आपको। पहली बात मैंने बताई आपको कि बहुत ही मुश्किल यानी कठिन और बहुत ही आसान टॉपिक है मैथ्स। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपका बेसिक इसमें कमज़ोर है, बेसिक अगर कमज़ोर है तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मैथ से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो ऊंचे स्तर के होंगे। और ऊंचे स्तर का कहने का मतलब कि अगर आपको 2 धन 2 4 या फिर 2 -2 -2 कितना होगा, ये चीज़ का कैलकुलेशन अगर नहीं आएगा तो आप मैथ्स के कठिन सवाल कैसे करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये बेसिक स्तर है और ये है हायर स्तर, जहाँ से मतलब ऊंचा स्तर, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है व्यापम का, उसकी। तो मैथ्स को आसान इसलिए भी कह सकते हैं, मैथ्स को आसान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके प्रश्न के उत्तर अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत कहने का मतलब अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100 में 100 मार्क्स गेन करने की स्थिति में होते हैं। दूसरी बात, अगर आप जीएस के सब्जेक्ट्स देखें और या फिर हिंदी का कोई विषय देखें, हिंदी का अगर पूछा जाता है, इंग्लिश का कोई विषय पूछा जाता है, इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट पूछा मतलब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें आपके अगर आपको उत्तर आता है तब तो सही है, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, यानी आप उसमें कोई अन्य प्रयास, कोई अलग से प्रयास नहीं कर सकते। किसमें? जीएस वाले, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट है उसमें, कंप्यूटर वगैरह हो गया। लेकिन मैथ्स में आप प्रयास कर सकते हैं, ये आपके पास अगर समय है तो आप उसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं और सही उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। और पहले ही मैंने बताया, अगर आपका बेसिक ठीक ठाक स्थिति में बेसिक है आपका, तो आप बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, आगे चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूं, उसके बाद क्लास शुरू हो तो अच्छी बात है। हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो हायर और बहुत सारा कैलकुलेशन और इस टाइप का नहीं होगा। हम शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक से। बेसिक से कहने का मतलब, यदि आप क्लास 6 ज़्यादा बोल दिया मैं, 5th स्टैंडर्ड के हैं और आगे आप तैयारी कर रहे हैं, यानी 5वीं तक का मैथ्स कम से कम आपको आता है, या फिर वो भी नहीं आता तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा कि 5वीं से नीचे स्तर का भी आपका दिमाग अगर है मैथ्स के विषय में, तो वो चीज़ें भी कैसे कवर की जा सकती हैं, ठीक की जा सकती हैं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तर पे पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद आपको मैथ्स को कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, एक और चीज़ रहता है जिससे लोगों को डर लगता है,
वो है फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है हिंदी में अगर कहें तो सूत्र। फॉर्मूला और सूत्र से संबंधित जो डर की समस्या रहती है, जिसमें फॉर्मूला यूज होता है बहुत सारा और उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एग्जाम हॉल में आप जाने के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि आपका फॉर्मूला ही आपको याद नहीं आता, या फिर एक फॉर्मूले की जगह पे दूसरा फॉर्मूला याद कर देते हैं। तो हम फॉर्मूला को नहीं पढ़ेंगे, हम फॉर्मूला के पीछे की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तब फिर आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है या वो फॉर्मूला वैसा ही क्यों है, और उससे संबंधित जो आपसे प्रश्न बनेंगे तो आपको फॉर्मूला या फिर उसके पीछे की स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको लेता हूँ। आप एक दुकान में जाते हैं, ठीक है, आप एक छोटे से दुकान में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं आपकी चावल दे दो मुझे। दुकानदार आपको बोलता है कि एक चावल है 20 रुपए किलो, एक चावल है 30 रुपए किलो। ठीक है, आप 100 रुपए लेकर के गए हैं। अब एक चावल है 20 रुपए किलो, एक चावल है 30 रुपए किलो। अब आप 30 रुपए किलो वाला 2 किलो चावल ले आते हैं। ठीक है, और 20 रुपए किलो वाला भी 2 किलो चावल ले आते हैं। माफी चाहूंगा, यहाँ पर गलती लिख दिया हूँ, 30 और यहाँ पे 20। अब आप टोटल यहाँ पे 60 रुपए और यहाँ पे 40 रुपए, यानी पूरे 100 रुपए का चावल ले आए हैं। अब आपको अगर इसका औसत मूल्य निकालना हो, यानी 1 किलो चावल का कितना मूल्य है औसत, तो अब फॉर्मूला के माध्यम से जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा नहीं, मतलब इससे टफ पड़ेगा। लेकिन इसके माध्यम से अगर इसके बेसिक को मैं आपको समझा दूं, इसके पीछे की कहानी को अगर मैं समझा दूं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे, किस तरीके से सही कर सकते हैं कम समय में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम फॉर्मूला के पीछे भागने की कोशिश नहीं करेंगे। आज जो सब्जेक्ट है और उसका जो पहला टॉपिक है, जिसको हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं और जिसको हिंदी में अगर बोलें तो संख्या पद्धति बोला जाता है, जिसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसको पढ़ते बताता हूँ, फिर एक दो टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों। पहली बात है परिभाषा। नंबर की क्या क्या परिभाषा होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, फिर आभासी संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं, क्या फर्क होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। संख्याओं के विभाज्यता के नियम देखेंगे। इकाई अंक का क्या मतलब है, सम एवं विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक एवं उनकी संख्या। छठवां देखेंगे भाग, भाग के अंतर्गत देखेंगे भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। सातवां देखेंगे संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आठवां देखेंगे गुणज और गुणनखंड, और नौवां देखेंगे कुछ उदाहरण जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं पहला परिभाषा। परिभाषा कुल मिला के यहाँ पे आप देखते हैं 3 चीजें लिखी हैं, प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अगर मैं इसके परिभाषा को बोलूं तो आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं बताऊंगा अभी तो बहुत आसानी से, आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्रकृत संख्याएं कहते हैं।
पूर्ण संख्या क्या है? प्रकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या है? यानी इंटीजर जिसको बोला जाता है। प्रकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। आगे चलते हैं। सम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या। इससे पहले हम वो 3 टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। 3 टॉपिक कौन कौन? प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आइए एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक चार्ट के माध्यम से खींचते हैं नंबर, ये लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन मैं यूं खींच दिया, ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर भी बढ़ रहा है। आपने ये कहीं कहीं देखा भी होगा, ये माना यहाँ पे शून्य है। अब शून्य से मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो कौन सी संख्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 9 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास 10 ही संख्याएं तो होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गिन के देखिएगा। 10 संख्याएं ही होती हैं हमारे पास, जिसमें एक तो शून्य है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, बस यही तक तो हुआ। बाकी संख्याएं जो हैं, जैसे 10 जो है वो 1 और 0 से मिलके बना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास कुल कितनी संख्या होती हैं? केवल और केवल 10 संख्याएं होती हैं, और वही उन्हीं संख्याओं से मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या हमारी बन जाती है। तो हम यहाँ से देखते हैं 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है वो धनात्मक संख्या होगी कि 0 से आगे चल रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं धन लगा देता हूँ। 0 से इधर जिसको आप -1, -2, -3 ऐसी संख्या जानते हैं, वो संख्याएं भी होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन ये क्या होगा? माइनस में। यानी दाईं ओर जो होगा, आप जो लिख रहे हैं उसके दाईं ओर जो होगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। इसके और उसके बाईं ओर जो होगा, 0 के दाईं ओर प्लस में होगा, 0 के बाईं ओर माइनस में होगा। 0 के दाईं ओर कौन कौन सी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। और बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5, ये सब माइनस में आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी? प्रकृत संख्याएं की। प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और उसके बाद हमको देखना है 3 टाइप की संख्या, पूर्णांक संख्याएं। तीनों तरीके की संख्याएं देखनी। तो अगर मैं बात करूं प्रकृत संख्या की, तो प्रकृत संख्या, हाँ अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो प्राकृत संख्या क्या है? 0 के इस पार जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 9 तक जो होगा वो प्रकृत संख्या होगा। यानी 0 के राइट हैंड साइड वाला सारी संख्या जो होगी वो कौन सी संख्या होगी? प्रकृत संख्या होगी। ठीक है, 0 से राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो होगा प्रकृत संख्या, 1 से लेकर के 9 तक। उसके अलावा क्या देखना है हमको? उसके अलावा देखना है पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी एक बार मैं और मिला करके भी दिखा दूंगा। अगर हम इस प्रकृत संख्या में 0 को भी मिला लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है? ये पूर्ण संख्या हो गई। यानी 0 से लेकर के 9 तक की जो धनात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत आसानी से और बहुत बेसिक से और बहुत कई बार चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
शून्य के उधर राइट हैंड साइड में जो भी धनात्मक संख्याएं हैं 9 तक, वो है प्रकृत संख्या। यदि हम शून्य को मिला दें तो हो जाती है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है। और एक और संख्या बताया है जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो यदि हम पूरे यानी माइनस, प्लस और प्लस शून्य तीनों को मिला दें तो हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और अभी साफ साफ लिखूंगा तो समझ में आसानी से आएगा। मैं एक लाइन खींचता हूं, यहाँ पे शून्य लेता हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। अब पहली बात की जाए प्रकृत संख्या की, अलग अलग कलर में दिखाऊंगा, ब्लू में दिखाता हूँ। प्रकृत संख्या मतलब ये शून्य से लेकर के यहाँ तक, शून्य के उस पार से यानी 1 से लेकर के 6 तक क्या है प्रकृत संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को दूसरे कलर में दिखाता हूँ, ग्रीन में दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें शून्य को भी शामिल कर लूं तब ये क्या होगा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद अब एक संख्या और देखना है हमको, वो है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को कैसे दिखा सकते हैं, यानी माइनस से लेकर के शून्य और प्लस -6 5 6 2 1 ये भी, और इधर प्लस वाला भी, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या। तो आपको मेरे ख्याल से ये तीनों संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इस सीरीज के जरिए शून्य से दाईं ओर की यानी धनात्मक संख्या क्या है प्रकृत संख्या है 1 से लेकर के 9 तक। यदि हम शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, और शून्य के साथ अगर हम माइनस वाले यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तब वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, जब भी आपसे पूर्ण संख्या या प्रकृत संख्या के बारे में बोला जाए तो आपके दिमाग में तो कम से कम छप जाए वो डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था। ये 3 तरह की संख्याएं मैंने बताई। अब देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पहले सम और विषम संख्या देख लेते हैं, फिर अभाज्य संख्या देखेंगे। सम संख्या के क्या उदाहरण है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं संख्या लिखना शुरू करूं, मैं अभी केवल शून्य से आगे की संख्याएं लिख रहा हूं और शून्य से 9 तक ही नहीं उससे आगे की भी संख्या लिखूंगा, यानी 12 15 20 25 99 2000 जितना भी हो सके। तो मैं शून्य से लिखना शुरू, शून्य को तो मैं छोड़ दिया, शून्य से आगे लिखना शुरू करता हूँ 1 से। तो मैं यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से जो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, अब विभाजित के लिए आपको क्या भाग नहीं जा रहा 2 का, जैसे 4 को भाग करके देखने हैं, जैसे 4, अब इसको भाग करते हैं 2 से, तो भाग कैसे किया जाता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 0, यानी 2 से 4 जो है वो 2 संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी वो क्या संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या में कौन कौन सी हो जाएंगी,
एक तो हो जाएगा 2। अगर मैं सम संख्या को दूसरे रंग में लिखना शुरू करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सम संख्या को, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा। 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12 और 14। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो 16 भी होगा, लेकिन 16 यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा था। ठीक है, अगर विषम संख्या की बात करो तो मैं दूसरे रंग में लिखता हूँ, इस ग्रीन वाले में लिखते हैं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15। क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए विषम संख्याएं हैं, और ये नीचे वाली संख्या 2 से विभाजित हो जा रही हैं, यानी ये सम संख्याएं हैं। हमने 5 चीजें अभी समझी। पहला तो देखा प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आपको ध्यान में होगा, वो डायग्राम आपके सामने घूम रहा हो सकता है, जो मैं बनाया था। प्रकृत संख्या यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या प्रकृत संख्या होंगी। पूर्ण संख्या यानी हम उसमें शून्य को भी मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक क्या हो गया, शून्य के साथ माइनस वाले भाग को भी मिला देते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें, तब क्या हो जाता है, वो पूर्णांक संख्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या है जो कि 2 से विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या और उसके अलावा भाज्य संख्या। उसके बाद आगे की चीजें समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी चीजों को समझते चलेंगे तो फिर आगे हमको पढ़ना आसान हो जाएगा। और बहुत छोटा छोटा चीज होता है मैथ्स में, जो बाद में जाकर बड़ा, जब कैलकुलेशन होता है कोई बड़ा बड़ा, तो उसमें काम आता है। तो वैसे हमको बहुत छोटी छोटी चीज को भी लेकर के चलना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स सीखना है। ठीक है, तो अगर आप सीख गए तो बाद में उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते वो लोग हैं जिनको फिर रटना पड़ता है मैथ्स को, जो भगवान भरोसे चलते हैं, सीख नहीं पाते वो लोग पढ़ते हैं। सीख क्यों नहीं पाते, कोई सिखाने वाला नहीं है, या तो सीखना नहीं चाहते। और आप तो सीखना भी चाहते हैं और मैं सिखाने वाला भी हूँ, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चीज़। आइए देखते हैं आगे। हमने विषम संख्या तक देख ली है, अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है और फिर भाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट, एक जो है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होता है तब समझ में आएगा। भाज्य संख्या वे संख्या है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 और आगे की चीज। अब मैं कुछ उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। पहला तो देख लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। दो चीजें अभी देखने वाले हैं, एक अभाज्य संख्या और एक देखते हैं भाज्य संख्या। दो तरीके की चीजें हैं, एक अभाज्य संख्या है और एक है भाज्य संख्या। अब समझते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है। कुछ संख्याएं लिखें पहले, उसके बाद समझने में आसानी हो जाएगी। कुछ संख्या मैं लिखता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से मैं लिख दिया, पूरा संख्या लिख दिया, 1 से लेकर के 13 तक की संख्या लिख दिया हूं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वो संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी हो सकती है, इसमें क्या हो सकता है, 3 हो सकता है।
अभाज्य संख्या में एक संख्या हो सकता है 3, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा और किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। उसके अलावा 5 हो सकता है, उसके अलावा 7 भी हो सकता है। 9 हो सकता है क्या? 9 विषम संख्या है। आपको याद होगा सम और विषम संख्या की बात जब हम किए थे तो 9 को मैंने बताया था कि 9 विषम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो सकता, नहीं होता है 9। तो क्या ये अभाज्य संख्या भी हो सकता है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा कि 9 जो है वो 1 के अलावा जो है 1 के अलावा 3 से भी विभाजित होगा, 3 से भी भाग जाएगा 9 का। तो ऐसे देख सकते हैं आप, 3 से अगर भाग किए तो 3 तिहाई 9 शून्य। तो इसलिए जो 9 है वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। आगे देखते हैं, 9 के अलावा 10 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, 10 के अलावा 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। थोड़ा विद्युत धारा में परेशानी होने की वजह से बस आगे की चीज़ें अभी आगे पढ़ते हैं। थोड़ा लाइन आप लोग वेट करिए 1 मिनट। लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से रुक गया था वीडियो। तो हम देख रहे थे, पहले हमने देख लिया था 2 संख्या जिसमें सम और विषम संख्या की बात कर ली थी हमने। अभी हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने देखा अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। इस बीच में एक विषम संख्या 9 भी आया है, लेकिन 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होता हो। तो 9 क्या है? 9 1 से भी विभाजित होता है। विभाजित न होता हो का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से विभाजित न होता हो। तो 9 क्या है? 1 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके अलावा देखें तो 13 भी अभाज्य संख्या में आता है। अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या देखी थी? फिर से एक बार उसको मैं रिवाइज करा देता हूं। भाज्य संख्या की परिभाषा हमने देखी थी कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 4 होगा, 6 होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 होगा, 12 होगा। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होती हो। 1 के अलावा किसी अन्य का मतलब ये नहीं कि स्वयं से तो हर संख्या विभाजित होती है, स्वयं से तो हर संख्या विभाजित होती है। तो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से, स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या में अगर मैं इस बहुत उस तरीके से देखें तो भाज्य संख्या में आप देखिए कि भाज्य संख्या में सम संख्याएं भी शामिल हो सकती हैं, भाज्य संख्या में सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। ठीक है, सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या में हम देखते हैं केवल विषम संख्या ही होती हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 11 भी विषम है, 13 भी विषम है। यानी विषम का मतलब 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं जो अब अभाज्य हैं वो तो केवल विषम ही होंगी, ये बात गारंटी है, वो केवल विषम ही होंगी। अभाज्य संख्या कभी सम नहीं हो सकती, पहली बात। लेकिन भाज्य संख्या सम और विषम दोनों तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा भाज्य संख्या में 4 देखा, 6 देखा, 8 देखा, 9 देखा,
तो 9 कैसा संख्या हो गया? 9 विषम संख्या है, जबकि 8 कैसा संख्या है? सम संख्या है। इसके अलावा 12 देखा, 12 क्या है? सम संख्या है। लेकिन 15 क्या होगा? 14 क्या होगा? 14 विषम होगा, और 15 क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या जो है सम और विषम दोनों हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या केवल सम होंगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चीजों को कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। उसके बाद देखते हैं सहभाज्य संख्याएं, और एक देखते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या की बात करते हैं, असहभाज्य संख्या की बात करते हैं, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। असहभाज्य संख्या जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 हो तथा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या या असह अभाज्य संख्या दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। असहभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या, अ यहाँ पे बीच में आ गया है, इसमें अ शुरू में आ गया है, तो दोनों एक ही चीज है। कुल मिला के ऐसा संख्या जिसका दो संख्या का युग्म बनाएंगे यानी जोड़ी बनाएंगे। जैसे एक संख्या में लिखता हूं 15 और एक संख्या लिखता हूं 16। अब ये संख्या देखेंगे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? जैसे मैं एक कुछ संख्या लिखता हूं यहाँ पे पहले आपको समझाने के लिए। एक संख्या लिखता हूं 9 और एक संख्या लिखता हूं 18। अब कोई उभयनिष्ठ संख्या या कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। अब देखते हैं किसी कॉमन नंबर से अगर ये डिवाइड हो रहा है, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब क्या होगी स्थिति? तब ये सहभाज्य संख्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति देखें, अगर एक उदाहरण देखें, यहाँ पे 4 और 9 है, तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को नहीं कर सकते, 9 को नहीं कर सकते। 3 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई संख्या उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिल रहा है, कोई उभयनिष्ठ संख्या ऐसा नहीं मिल रहा है या कोई कॉमन संख्या ऐसा नहीं मिल रहा है जिस संख्या की वजह से, जिस संख्या से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं या तीनों संख्या डिवाइड हो जाएं या पांचों संख्या डिवाइड हो जाए, 4-5 संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर 3 संख्या भी है, जैसे यहाँ पे देखते हैं 8 है, 9 है और 12 है, तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कोई एक संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। अगर 2 लेते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 और 12, लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 लेते हैं तो 9 और 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 डिवाइड नहीं हो पाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे ध्यान से। तो इस तरीके से हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या में 2 संख्याएं या 3 संख्याएं शामिल होती हैं और उनको डिवाइड करने के लिए कोई कॉमन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तब ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 ही होगा। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं उन सब पर एक बहुत लंबा वीडियो है, उस पर आगे बात करेंगे। अब देखते हैं युग्म अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 11 और 13। अगर मैं युग्म अभाज्य संख्या की बात करूं, देखिए जैसे 1 2 3 4 5। अब देखिए तो युग्म अभाज्य संख्या कौन कौन सा इसमें हो सकता है? 3 और 5 हो सकता है, क्योंकि 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है। 5 - 3 = 2 आता है। अब यहाँ पे तो दिखता है 1 ही का अंतर है, लेकिन 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसी तरीके से 5 के बाद यहाँ पे 6 लिख देता हूं, यहाँ पे 7 लिख देता हूं, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिसके बीच 2 का अंतर हो युग्म अभाज्य संख्या कही जाती है। पहले वाले में सहअभाज्य संख्या में 2 का अंतर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें 2 का अंतर होना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने देखा
बहुत सारी चीजें। अब देखते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्या, और उसके बाद देखें काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब इसको देखने के लिए हमको एक नए स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं परिमेय, फिर देखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो डिवाइड के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो मतलब 3/2, 5/7, 1/5 या 5/1 भी, कुल मिला के फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, डिवाइड के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन बोल रहा हूं, भिन्न, हाँ भिन्न के फॉर्म में होगा। लेकिन जो इसका हर होगा, आपको मालूम होगा जब ऐसा कोई संख्या लिखा गया 3 और 3/2, तो ऊपर वाला कहा जाता है अंश और नीचे वाला कहा जाता है हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश कहा जाता है, नीचे वाला हर कहा जाता है। तो इसका जो हर होगा वो हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी शून्य से बड़ा होगा। एक पूर्णांक होगा, सॉरी हाँ, एक पूर्ण संख्या होगा लेकिन शून्य से बड़ा होगा। पूर्ण संख्या में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको मालूम होगा, 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में शून्य भी आता है, इसलिए यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि हर जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा लेकिन शून्य नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब हर जो है वो शून्य नहीं होगा तो एक भी हो सकता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, तो एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक नहीं होगा। तो ऐसा भिन्न भी, ऐसा फ्रैक्शन वाला वो भी आपको परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या हमेशा, अगर फॉर्मूला की बात करें तो P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। समझ गए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या में हम देखें तो ऐसी संख्याएं जो कि वर्ग के रूप में लिखी जाती है, जैसे 5, इस तरीके की जो संख्याएं हुई, या 2, 1, इस तरीके की संख्या जो वर्गमूल के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं। इसके फॉर्मूला, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है। जो मैं बताया वो जस्टिफिकेशन है कि नहीं उस बात का, उसको भी देखते हैं। परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P और Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, 0 से ज्यादा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 है, 5/6 है, 1/4 है, 1.77 है, 2.33 भी है, तो 2.3/1 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो ये भी इसमें शामिल है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, यानी वे संख्या जिन्हें P Q में व्यक्त नहीं लिखा जा सकता, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये वाला, जैसे वर्ग वाला, वर्गमूल वाली जो संख्या है। उसके बाद देखते हैं वास्तविक नंबर।
तो वास्तविक नंबर में क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, दोनों तरह की संख्याएं वास्तविक नंबर में आती हैं। ये संख्या और ये संख्या दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वास्तविक नंबर बोला जाता है। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं है, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे √-2, √-3, तो अंडर रूट में जो भी है वो काल्पनिक संख्या है, लेकिन माइनस में है। ऐसी संख्या जो है माइनस वाले जो अंक होते हैं उनका वर्गमूल लेने पर बनता है। तो इस तरीके से हमने कई तरह की संख्याएं देखी और उन संख्याओं में अंतर जानने की कोशिश की। एक बार रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम चीजें देखेंगे। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जो कि अगर मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, इधर माइनस वाला, फिर जीरो, फिर प्लस वाला, तो शून्य से दाईं ओर की संख्या यानी प्लस वाली सभी संख्याएं धनात्मक सभी संख्याएं, शून्य के बाद धनात्मक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है। उसके अलावा पूर्ण संख्या क्या है, तो जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को भी मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक क्या है, जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देते हैं और धनात्मक संख्या को भी मिला देते हैं, जैसे -1, -2, -3 करके बताया था आपको, वो सारी संख्या मिला दें तो पूर्णांक संख्या बोल दी जाती है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर और पूर्णांक संख्या को इंटीजर बोला जाता है। इसलिए मैं बता दिया क्योंकि कभी कभी आपसे इसका नाम दूसरा लिख देगा, प्राकृत संख्या का कोई दूसरा नाम लिख दिया, लेकिन नेचुरल नंबर तो हमेशा अंग्रेजी में लिखा रहेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभक्त नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 2 जो है सम संख्या भी है लेकिन अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, इनको आप एक मतलब एक के अलावा उसके स्वयं से विभाजित होगी और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे 13 है तो 13 या तो 13 से विभाजित होगा, 13 से भाग जाएगा, या तो 1 से भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 किससे हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और उसके अलावा किससे हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। उसी प्रकार से 6 क्या है, 1 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, उसके अलावा 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो वो कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। सहभाज्य असहभाज्य संख्या क्या है, 2 संख्याओं का ग्रुप बनेगा, 3 संख्या का ग्रुप बनेगा, 4 संख्या का ग्रुप बनेगा, और उसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या है क्या जो कि दोनों संख्या को या तीनों संख्या को विभाजित कर दे रहा है। अगर यदि वो ऐसा संख्या है तो सहभाज्य संख्या माना जाएगा। लेकिन यदि वो ऐसा कोई संख्या नहीं है, जैसे 9 और 4 और 9 में कोई 4 को विभाजित करे और 9 को विभाजित कर दे, ऐसा कोई संख्या नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 एक संख्या और एक संख्या 25, तो ये क्या संख्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। सहभाज्य संख्या इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, भाग कर दे। जैसे 12 और 15 है तो ऐसा नहीं है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या कहलाएगा। उसके बाद युग्म अभाज्य संख्या, 2 ऐसी संख्या जो स्वयं मतलब जिसमें कोई कॉमन नंबर ना हो, जो डिवाइड करे दोनों को और दोनों के बीच 2 का गैप हो, उसको युग्म संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा और q जो होगा 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता और q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे √2, √15, √2, √5/,
सॉरी अंडर रूट बोल रहा हूँ, 5/1/3, 5 का पावर 1/3। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे, 5 का पावर 1/3, इसको अगर रूट में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। यानी ये जो है 2 ऐसा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा हमने देखा वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, और उसके बाद काल्पनिक संख्याएं, जिसमें ऐसी संख्याएं जो कि केवल कल्पना में है, यानी माइनस में, रूट वाली संख्या जो माइनस में हो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशन, और इसी तरीके से धीमे धीमे हम चलेंगे, और यकीन मानिए जब आखिरी समय आएगा तो पूरी तरीके से मैथ्स आप सीख चुके रहेंगे। मैथ्स को आपको बार बार पढ़ने और डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।